है ना, उनको हर्बीवोर्स को कहते हैं कि इंडस्ट्री एनिमल्स, बिकॉज दे डायरेक्टली कन्वर्ट द प्लांट मटेरियल इनटू द एनिमल मटेरियल। ठीक है, ओके मैम, यस मैम। उन्हीं को इंडस्ट्री एनिमल्स कहा जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। चलिए, एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करें हम। अब आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है सब जगह, वो है एनवायरमेंटल इश्यूज। इकोलॉजी पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। गो ग्रीन भी आपने सुना होगा। यस, हर सारी चीजें क्या है, इको फ्रेंडली। ऐसा क्यों है भाई? कैन एनीबडी टेल मी? सारी चीजें अपन क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली, ऐसा क्यों है? मैम इको फ्रेंडली होंगी तो खुद से ही डिग्रेड हो जाएंगी, नहीं तो पॉल्यूशन ही क्रिएट करेंगी इन्वायरमेंटल में। यस, एनवायरमेंटल इश्यूज में अपन ये बात करते हैं इको फ्रेंडली। आजकल हम ये कहते हैं कि भाई पॉलिथीन वगैरह का यूज नहीं होता, बल्कि अब तो ऐसी पॉलिथीन आने लग गई कि वो थोड़े टाइम में क्या होती है, खुद आसानी से डिग्रेड हो जाती है, रिसाइक्लेबल वाली आने लग गई। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि बीच में तो ये था, अपन जाते थे मार्केट में तो क्या था, पॉलिथीन बिल्कुल बंद था। ठीक है, बिल्कुल बैन था। तो वो कहते थे अपना या तो जूट बैग लाओ या क्लॉथ बैग लाओ अपना, और उसी में आप क्या पेपर बैग लेकर आइए, तो उसमें आप अपना सामान लेके जाइए। ठीक है, तो ये इसलिए है बेसिकली टू सेव अवर एनवायरनमेंट। जैसे अपन वो भी करते हैं अनंत चतुर्दशी पर, जो करते हैं गणेश जी का विसर्जन, तो वो भी क्या होता है आजकल, इको फ्रेंडली, है ना। इको फ्रेंडली से मतलब ये है कि वो अपने एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इकोलॉजी में, तो हम ये कहते हैं सबसे पहले तो आपको अपने को ध्यान होना चाहिए कि कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आ रहा है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द पल्यूशन। और जो चीजें पल्यूशन कॉज कर रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज द पल्यूटेंट्स। तो पल्यूशन क्या है, इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड और वाटर और सॉइल। इसको हम क्या कहते हैं, वी विल कॉल इट एज द पल्यूशन, राइट। और इसके अंदर जो एजेंट्स है दैट ब्रिंग अबाउट सच अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड एज द पल्यूटेंट्स। इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम पल्यूटेंट्स कह देते हैं। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वो करा था, इंट्रोड्यूस। तो टू इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई पॉल्यूशन क्या है, अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंट किसकी वजह से हो रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, पॉल्यूटेंट्स। और एक यहाँ पर होता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आर एनवायरमेंट। अब सबसे पहला जो आते हैं अपन, वो किस पे आएंगे बेटा, दैट इज अ एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन बता रखा है पोल्यूटेंट्स का। ठीक है, पहले अपन इसको देख लेते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल डिस्पोजल, डिस्पोजल के आधार पर कि भाई ये सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, उस आधार पर पोल्यूटेंट्स को दो कैटेगरी में करा जाता है डिवाइड, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जब हम बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल की, तो इसको इजीली डिकम्पोज करा जा सकता है बाय द नेचुरल प्रोसेस। आसानी से अपने आप क्या हो जाता है, नेचुरली ये डिग्रेड हो जाएगा। जैसे कि आ जाता है डोमेस्टिक सूएज। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जिसका डिग्रेडेशन नहीं होता या होता है तो बहुत ही स्लो रेट पे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जैसे कि डीडीटी, है ना, इसका आगे भी आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, डिग्रेड नहीं होता, और है ना, ये क्या होता है, धीरे धीरे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे इकट्ठा होता रहता है, तो बायो मैग्निफिकेशन शो करते हैं जनरली, जो डिग्रेड नहीं होते हैं। वैसे ही आ गया प्लास्टिक, ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? यस मैम। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन द नेचर।
एग्जिस्टेंस एंड नेचर की बात करें तो दो तरीके के हैं, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। एक तो क्वालिटी वाइज ही भाई क्या है, पल्यूटेंट है ना, है ही क्या, कौन सी कैटेगरी में आप उसको कैटेगराइज करोगे, पल्यूटेंट के रूप में, यानी कि नॉर्मली इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, एडेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स आ जाते हैं। तो क्वालिटी वाइज ही ये क्या है, पल्यूटेंट है। दूसरा आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, इन्वायरमेंट में मौजूद है लेकिन पल्यूटेंट की तरह कब काम करेंगे, जब एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चले जाते हैं, एक क्रिटिकल वैल्यू से कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, बिकम्स पोल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड अ क्रिटिकल वैल्यू इन द एनवायरमेंट। इसमें क्या आता है एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तो ये क्या हो गए, अपन कह सकते हैं किस रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो क्वालिटी वाइज ही पल्यूटेंट है, और कुछ जो होते हैं वो क्वालिटी वाइज पल्यूटेंट नहीं है, लेकिन जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक वैल्यू से ऊपर चली जाती है तो वो पल्यूटेंट के रूप में काम करते हैं। क्लियर है बच्चे? यस मैम। Then next जो आता है, that is on the basis of form of pollutant in which they persist after their release। किस रूप में वो अपने रिलीज के बाद जो है वो किस रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, एनवायरमेंट में, और उसके हिसाब से दो टाइप के पोल्यूटेंट होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, विच इज एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द इन द एनवायरमेंट फ्रॉम द सोर्सेस। यानी डायरेक्टली क्या हो गया, कोई भी सोर्स है, जैसे कोई एग्जॉस्ट है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, तो डायरेक्टली वो एनवायरमेंट में ऐसा चीज जा रहा है, पोल्यूटेंट के रूप में ही जा रहा है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो हैं बच्चे जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो थे एटमॉस्फेयर में, उनमें आपस में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, और उसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलता है एमिटेड डायरेक्टली इन द एनवायरमेंट फ्रॉम सम सोर्सेज, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और दूसरा वो बोल रहा है फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन टू और मोर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट। जैसे कि उसने बोला ओजोन आ गया, है ना। अभी अपन आगे देखेंगे जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ये केमिकल रिएक्शन की वजह से बने हैं एटमॉस्फेयर में या एनवायरमेंट में। ठीक है, तो ओजोन है और पैन है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, है ना। तो अब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि वहां पे कुछ सब्सटेंसेस सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं जिनके बीच में रिएक्शन होता है, और उसकी वजह से क्या बनता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। यानी वो एज सच एनवायरमेंट में मौजूद नहीं थे, बल्कि रिएक्शन की वजह से कहाँ पर बने हैं, एनवायरमेंट में इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आगे भी बता दूंगी, ये ओजोन और पैन अभी अपन आगे पढ़ेंगे। फिर आता है पल्यूशन। ये तो अपन ने पढ़ा कि भाई पल्यूटेंट कितने टाइप के हैं, किस बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज करा है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं पल्यूशन की। सबसे पहला वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर जो पल्यूशन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल की, तो ये नेचुरल फिनोमिना के वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे वॉल्केनोज हो गए, है ना, वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी फूटता है तो क्या होता है, गैसेस अलग अलग टाइप के, डस्ट पार्टिकल्स, और वो सब रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। लैंडस्लाइड्स हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से एमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर अकर्स इन द एटमॉस्फेयर। एंथ्रोपोजेनिक की अगर मैं बात करती हूँ तो इट अकर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। यहाँ भी हम वर्ड बोल रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक। या तुम्हें याद है, तुम्हें अपने पढ़ा था एक्सटिंक्शन भी था, एक सिक्स्थ कैटेगरी का जो एक्सटिंक्शन है वो Yes. कौन सा है, एंथ्रोपोजेनिक, है ना। जहां पर भी ह्यूमन इंटरफेरेंस आ रहा है वो क्या है, एंथ्रोपोजेनिक। तो इसमें क्या आ जाता है, नॉइस आ जाता है, पेस्टिसाइड आ जाता है, स्मोकिंग आ जाता है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन है अननेसेसरी साउंड विच इज डम्प्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज नॉइस। पेस्टिसाइड्स अपन जानते ही हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पेस्ट, तो एक तरह से ये क्या करेंगे, पोल्यूशन तो फैलाते ही है ना बेटा। स्मोकिंग हो गया। तो ये है किस बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट जो आता है दैट इज
ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट इन्वॉल्व, किस एनवायरमेंट में, किस पार्ट में नेचर के जो है पोल्यूशन देखा गया है। अगर एयर में देखा गया है तो एयर पोल्यूशन, वाटर में देखा गया है तो वाटर पोल्यूशन, अगर सॉइल अफेक्ट हो रही है तो सॉइल पोल्यूशन। तो कौन सा पार्ट एनवायरमेंट का अफेक्ट होता है, उस बेसिस पे हम इसको 3 में कैटेगराइज कर देते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एमिशन सोर्स। सोर्स ऑफ एमिशन क्या है? देखो बेटा, एक तो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहीं से सारा है ना क्या हो रहा है, जो पोल्यूटेंट्स है वहीं से उस जगह पर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? पॉइंट सोर्स। जैसे म्युनिसिपल सुएज, तो जो सुएज लाइन होती है वहीं से क्या होगा, ये रिलीज होगा, तो एक पॉइंट से रिलीज होता है, इसको हम क्या कह देते हैं? पॉइंट सोर्स। जब एक पूरा का पूरा एरिया, इसको एग्जाम्पल से लेके समझना आप, है ना, उससे ज्यादा बेटर क्लियर होगा। जैसे अब बोला अपन ने इंडस्ट्रियल एरिया है, या हमने बोला माइनिंग एरिया है ना, तो वो वाला पूरा एरिया ही क्या है? सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो उसे हम क्या कह देते हैं? एरिया सोर्स। यानी कि पूरा एरिया ही क्या है? सोर्स ऑफ पोल्यूशन माना जाएगा। तो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, है ना। नेक्स्ट आता है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स क्या होते हैं? जब जैसे हमने बोला यहाँ एग्रीकल्चरल रन ऑफ, इसका मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि जहां से क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। और एरिया भी नहीं कहोगे आप, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो सोर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, ये पोल्यूशन होता है। जैसे एग्रीकल्चरल रन ऑफ, अब आप इसमें कोई चीज डिफाइन नहीं कर पाते। एग्रीकल्चरल रन ऑफ क्या है? मतलब वो पानी जो सिंपली रन ऑफ हो गया, ठीक है। अब ये पानी अपने साथ क्या लेकर जा रहा है? फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, सारे जो केमिकल्स आप वाटर में मतलब आप ऐड करते हो सॉइल में, वो सब अपने साथ ले जाएगा। तो अब एग्रीकल्चरल रन ऑफ कहाँ मिलेगा? जहां जहां भी खेती हो रही है वो पूरा जगह हो गया। तो एक बहुत बड़ा अपन कह सकते हैं एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो है नॉन पॉइंट सोर्स में आएगा। एक बहुत ही बड़ा सा एरिया तो आप फिर छोटा कह लोगे, एग्रीकल्चरल रन ऑफ आप कॉमन वे में बात कर रहे हो, है ना। एग्रीकल्चरल रन ऑफ कहीं भी हो सकता है और बहुत बड़े लेवल पर होगा, उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज नोन एज द नॉन पॉइंट सोर्स। क्लियर है बच्चे? तो ये एमिशन सोर्स के आधार पर है कि पॉइंट सोर्स है, एरिया सोर्स है, नॉन पॉइंट सोर्स है, ठीक है। इसके बाद जो आता है, आर यू देयर? यस मैम। Yes, ma'am. एयर पोल्यूशन की अब हम बात करते हैं। अब हम जब एयर पोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन। तो ये हमने लिख रखी है, इसकी क्या है? ये दिस इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन में वो क्या बोलता है? वो बोलता है अकरेंस ऑफ एनी मटेरियल और गैस इन एयर इन सच कॉन्सेंट्रेशन, जो कि किसके लिए हार्मफुल है? मैन के लिए, वेजिटेशन के लिए, एनिमल्स के लिए और उनके एनवायरमेंट के लिए। इसको हम क्या कहेंगे? एयर पोल्यूशन, ठीक है। यानी अनडिजायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर। अब देखो, एयर पोल्यूटेंट्स को हम दो में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जो गैसियस पोल्यूटेंट है, यानी गैसियस गैस के रूप में है, वेपर्स हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा? गैसियस पोल्यूटेंट्स, ठीक है। अब गैसियस पोल्यूटेंट्स के अंदर क्या आता है? जैसे कि आता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ये जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो ये क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से आदमी, अगर अपन कहते हैं ना, अगर आप अंगीठी जला लो, कोयला जला लेते ना, अंगीठी में पहले जलाते थे, और सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाओ, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और कार्बोक्सी ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसमें आदमी की सफोकेशन से ही क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अलग अलग तरीके के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, किससे? व्हीकल से। दे आर ऑल्सो हजार्डियस। कोई भी टाइप का आपका एयर पोल्यूटेंट हो या आपका रेस्पिरेटरी पैसेज को तो अफेक्ट करता ही करता है। आई इरिटेशन, रेस्पिरेटरी पैसेज बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स जो आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी ये कौन रिलीज करता है? वेहिकुलर पोल्यूशन की वजह से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से रिलीज होता है, और ये जनरली क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक। देन आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है कोल बर्निंग से।
कोल बर्निंग हो गया, फिर स्मेल्टर्स हो गए। स्मेल्टर्स वो होते हैं जहाँ मेटल्स का प्रोडक्शन होता है ना, तो वहां पर हम कहते हैं स्मेल्टर्स। वहां पर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। तो ये सारे ही कौन सी कैटेगरी में माने जाएंगे बच्चा, ये हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स। दूसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, वो है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर नाम से पता चल रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट सस्पेंडेड इन द एयर, एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। अब ये सॉलिड पार्टिकल भी हो सकते हैं, ये लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, दैट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। अब इसमें क्या आ सकता है, स्मोक आ सकता है ना, जिसमें क्या कहोगे आप, कार्बन, ये जनरली इंडस्ट्रीज वगैरह से देखने को मिलते हैं स्मोक, सस्पेंशन ऑफ कार्बन, डस्ट, डस्ट जैसे होते हैं, डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे, इवन पोलन्स, एरोसोल्स। एरोसोल्स बेसिकली क्या होता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, है ना, तो ये क्या रहते हैं, इनके वेपर्स या इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या रहते हैं, इवन कुछ केमिकल्स हैं तो उनके पार्टिकल्स क्या है, सस्पेंडेड रहते हैं एयर में, उसको हम कहते हैं एरोसोल, एरोसोल। अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर है बच्चे, ये दो तरीके का होता है, एक होता है सेटलेबल, एक होता है सस्पेंडेड। देखो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा, वो किसके आधार पर कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। देखो जब 10 माइक्रो एम से ज्यादा का साइज है तो वो क्या हो जाएंगे, देखो ज्यादा साइज होगा तो हैवी होगा, हैवी होगा तो वो जल्दी बैठ जाएगा, ज्यादा टाइम तक सस्पेंडेड नहीं रहता एटमॉस्फेयर में, है ना। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर ग्रेटर देन 10 माइक्रो एम है तो वो सेटल हो जाता है इन लेस देन अ डे, सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि वो कह रहा है सस्पेंडेड, अगर वो बोल रहा है 10 माइक्रो एम से क्या है, कम है ना, 10 माइक्रो एम से कम है, तो वो क्या रहता है, इट रिमेन सस्पेंडेड फॉर वीक्स, मतलब ये कुछ हफ्तों तक क्या रहता है, एटमॉस्फेयर के अंदर बना रहता है और पोल्यूटेंट के रूप में काम करेगा। तो ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के अंदर आएंगे, तो अपन इसको बेसिकली साइज के हिसाब से दो में डिवाइड कर देते हैं। जो भारी हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे एक दिन के अंदर अंदर ही, है ना, और दूसरे जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये वाला आ जाएगा रिमेन सस्पेंडेड फॉर वीक्स। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? Yes, ma'am. अब यहाँ से अपन एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको इसका जनरल बता दिया है। देखो इसने बोला है air pollutants cause injury to all the living organisms. They reduce the growth and yield of crops and cause premature death of the plants. Air pollutants also deleteriously मतलब harmful, very harmful, affect the respiratory system of the humans and animals. Generally air pollution से कहाँ पे affect करेगा, respiratory tract को, ठीक है, of humans and animals, and it affects depends on the concentration of the pollutants. इसका इफेक्ट जो होता है ह्यूमंस पे वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर पे, एंड द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इन तीनों चीजों पर क्या होगा, इसका इफेक्ट डिपेंड करेगा। उसके बाद बोला है स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो स्मेल्टर्स और दूसरी इंडस्ट्री जो होती हैं ये रिलीज करती हैं पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स टुगेदर विद द हार्मलेस गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो क्या है सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन, इसने जो बताए, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, स्मेल्टर्स हो गए और इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये दोनों टाइप के रिलीज कर रही हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी और गैसियस पोल्यूटेंट भी, प्लस हार्मलेस गैसेस भी रिलीज करती हैं। अब वो कह रहा है इन पोल्यूटेंट को हटाना बहुत जरूरी है, तो वो क्या कह रहा है, दीज पोल्यूटेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड, फिल्टर्ड आउट बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इनको पहले ट्रीट करा जाना चाहिए बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब उसमें उसने बोला है देर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग द पार्टिकुलेट मैटर, बट द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, which can remove 99% of the particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. अब देखो मैं पहले इसको आगे बताती हूँ, पहले अपन यहाँ देखें डायग्राम में। अब देखो यहाँ
यहाँ पर इस साइड में ये जो वायर्स हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में अगर आप देखो तो बच्चे ये क्या है? दिस इज द डर्टी एयर, है ना? ये तो क्या है? डर्टी एयर है। तो ये क्या होगा? ये हो गए डस्ट पार्टिकल। ये क्या है? डस्ट पार्टिकल है। ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो बहुत हाई इलेक्ट्रोड, बहुत हाई वोल्टेज की जब वायर्स रहती है ना, तो उनके अराउंड एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना। बहुत जब हाई वोल्टेज रहेगा तो उसके अराउंड क्या होगा? इलेक्ट्रिक वायर के अराउंड डिस्चार्ज होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोना। अब ये कोरोना जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिवली। अब ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये जब डस्ट पार्टिकल इससे जुड़ जाता है, ये देखो ये डस्ट पार्टिकल है, ये इससे जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? ये डस्ट पार्टिकल पर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ ये जो दिखाई गई है ना, ये वाली, ये देखो ये वाली जो है, ये क्या है? कलेक्शन प्लेट्स। ये क्या है? कलेक्शन प्लेट्स, जिनका क्या कर दिया गया है? अर्थिंग, ग्राउंडेड कर दी गई है ये। ठीक है। तो अब ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये डस्ट पार्टिकल्स जैसे ही इसके अंदर की तरफ मूव करते हैं, तो डस्ट तो कहाँ इकट्ठी हो जाती है? तो अट्रैक्ट हो जाती है इस कलेक्टिंग प्लेट पे। कलेक्टिंग प्लेट पे। ठीक है। और जो क्लीन एयर है वो क्या होती है? ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है। मैं दोबारा समझा रही हूँ, इसको समझिएगा। मैंने बोला है डर्टी एयर तो इधर से एंट्री कराई गई है, डर्टी एयर जा रही है। यहाँ पर ये क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स में जब यहाँ पर क्या है? बहुत हाई वोल्टेज के बहुत हाई वोल्टेज का वायर्स हैं। तो जब बहुत हाई वोल्टेज है यहाँ पर, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोना। ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये किससे अटैच हो जाता है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। अब सॉरी, नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये किससे अटैच हो जाएगा? ये हो जाता है अपना डस्ट पार्टिकल से। ठीक है। अब ये डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है? एक फिक्स वेलोसिटी में, बहुत तेजी से नहीं जाने चाहिए, नहीं तो फिर ये कलेक्शन प्लेट्स पे डस्ट इकट्ठा नहीं हो पाएगी। इनकी वेलोसिटी कंट्रोल्ड वे में, बहुत मतलब बहुत धीरे भी नहीं, ऐसी स्पीड से जानी चाहिए कि जो क्लीन एयर है वो तो बाहर निकल जाएगी, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कौन अट्रैक्ट कर लेती है? ग्राउंडेड, ये जो कलेक्शन प्लेट है जिसका अर्थिंग करा गया है या जो ग्राउंडेड करी गई है। क्लियर है ये? यस मैम। है ना? इसको एक बार अपन यहाँ रीड कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, अब वो बोल रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड volts which produce a corona that releases the electron. These electrons attach to dust particles, giving them a net negative charge. The collecting plates are grounded and attract the charged particles. The velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to fall. क्या अच्छा, ये तो इसी के बारे में है, तो ये तो किसके बारे में दे रखा है? दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये है स्क्रबर। ये क्या है? ये वाला जो है, ये स्क्रबर दे रखा है। स्क्रबर की मैं अगर बात करती हूँ तो स्क्रबर में उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि यहाँ से गई डर्टी एयर। ठीक है। यहाँ से तो गई डर्टी एयर, और ऊपर से क्या होता है? वाटर लाइन का यहाँ पर स्प्रे चलता है। वाटर लाइन का क्या चलता है? यहाँ पर ये पूरा स्प्रे चलेगा ऐसे। ठीक है। तो जब ये एयर ऊपर जा रही है, ये डर्टी एयर ऊपर जा रही है, इस वाटर लाइन का जो स्लरी है, इसका जो स्प्रे चल रहा है, इसके अंदर क्या मौजूद है बच्चे? इसके अंदर क्या मौजूद है? लाइन। लाइन माने क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब इस डर्टी एयर के अंदर जो SO2 होगी, इस डर्टी एयर में जो SO2 होगी, इसका जो सल्फर है वो किसके साथ कंबाइन कर जाता है? कैल्शियम के साथ। और क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट, जो अलग से क्या कर ली जाएगी? इकट्ठा कर ली जाएगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड हट गई गैस से, और यहां से क्या पास हो जाती है? क्लीन एयर। ठीक है। दोबारा बता रही हूँ मैं, स्क्रबर जो होता है मेनली किसके रिमूवल में काम आता है? इट इज मेनली यूज इन द रिमूवल ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, विच एंड उन्हीं इंडस्ट्रीज में मिलेगा जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है।
ठीक है। अब इस मैकेनिज्म में क्या होता है, डर्टी एयर इधर से एंट्री कराई गई, डर्टी एयर के बाद यहाँ से ऊपर से वाटर और लाइम का स्प्रे होता है। अब इस डर्टी एयर के अंदर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है लाइम में, उसमें जो कैल्शियम है वो सल्फर के साथ बाइंड करता है, क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट, जो अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है नीचे से, और ऊपर से क्लीन एयर जो है वो रिमूव कर ली जाती है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये मैंने यहाँ पर इसको चार्ट फॉर्म में भी लिखा था, इधर देख लीजिएगा। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, सेपरेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द हार्मलेस गैसेस। अब हार्मलेस गैसेस से क्या कर रहे हैं हम, पोल्यूटेंट्स को सेपरेट करने हैं। अब जब हम पोल्यूटेंट्स को हार्मलेस गैसेस पे सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो 3 मेथड्स आ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर और कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, रिमूव्स 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। 99% पार्टिकुलेट मैटर ये हटा देता है फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। फिर अब यहाँ पर क्या है, मैंने शॉर्ट में इसको पेन डाउन कर दिया है। इलेक्ट्रोड वायर्स हैं, सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स पर हैं, कोरोना रिलीज करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। डस्ट पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। पास थ्रू द कलेक्टिंग प्लेट्स, डस्ट फॉल ऑन द कलेक्शन प्लेट। क्लियर? इधर देखो स्क्रबर, इंडस्ट्रीज वेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, जहां पर SO2 एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी जाती है, वहां पर एफ्लुएंट्स में क्या है, SO2 मिलेगा। अब इनको किसके थ्रू पास करा जाता है, स्लरी ऑफ वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम, है ना। कैल्शियम कंबाइंस विद सल्फर क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट विच इज सेपरेटली कलेक्टेड। क्लियर है बच्चे? यस मैम। उसके बाद आ जाओ कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के कंट्रोल की जब हम बात करें तो यहाँ पर यूज करा जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर्स का। कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर यूज होते हैं एक्सपेंसिव मेटल्स, जैसे कि पैलेडियम, रोडियम, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। अपन कैटालिटिक कन्वर्टर बोल रहे हैं, तो कैटलिस्ट जो होंगे वो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, जैसे पैलेडियम, रोडियम और प्लैटिनम। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये करेंगे बेसिकली, क्योंकि जो जो चीजें नुकसानदायक थी, याद है अपन ने पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द नॉन हार्मलेस सब्सटेंसेस, है ना, या सॉरी नॉन हार्मलेस नहीं, हार्मलेस सब्सटेंसेस। अब यहाँ क्या है, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये वाटर CO2 में। कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन गैस में। ठीक है। अब लेकिन इसकी खास बात यह है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मेटल्स हैं ये क्या हैं, एक्सपेंसिव, है ना, ये एक्सपेंसिव है। दूसरा याद रखना है कि इसके साथ आपको किसका यूज करना है, अनलेडेड पेट्रोल का ही यूज करना है ना, क्योंकि लेड जो होता है वो क्या कर देता है, इसके कैटलिस्ट को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जिन भी गाड़ियों में कैटलिस्ट कन्वर्टर होता है, वो क्या होता है बेसिकली, उसके अंदर अनलेडेड पेट्रोल का यूज होना चाहिए, और उसके अंदर जो है जो हार्मलेस गैसेस निकलती हैं, उसके अंदर ज्यादा पोल्यूटेंट्स जो हैं उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसने ये वाला जो बताया है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ये किसके बारे में बता रखा है बेटा, कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट इन इंडिया। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981। 81 में ये आ चुका था, लेकिन इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट मतलब सुधार किया गया था, टू इंक्लूड द नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। तो नॉइज क्या है, बेसिकली अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज। ठीक है। अब नॉइस के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर लिखा है, देखें तो अपन, इसके अंदर मैंने बोला है कि जो नॉइस पोल्यूशन है बेसिकली ये क्या है, अनडिजायरेबल हाई लेवल साउंड। 80 डेसिबल या इससे ज्यादा की जो साउंड है उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस।
फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। यूनिट ऑफ साउंड हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स जो होंगे वो 50 से 15,000 हर्ट्ज तक के लिए केपेबल रहते हैं। मॉडरेट जो कन्वर्सेशन जो अपन नॉर्मल बातचीत करते हैं वो कितना रेंज में आएगा? 60 डेसिबल। साइलेंट जोन पे क्वेश्चन आया हुआ है, साइलेंट जोन होता है 50 डेसिबल पे। जेट एयरप्लेन का तेज है 150 डेसिबल और रॉकेट का उससे भी ज्यादा है 180 डेसिबल। तो डेसिबल जो यूज हो रहा है दैट इज फॉर द यूनिट ऑफ साउंड। इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर बहुत ज्यादा अनवांटेड नॉइज होगी तो उस केस में क्या होता है? एंजाइटी होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है, इनसोम्निया यानी लॉस ऑफ स्लीप, हेडेक हो गया, हाई बीपी हो गया। और अगर परमानेंट ऐसी जगह पर ही रह रहे हैं कि बहुत हमेशा साउंड आती रहती है तो जो ईयर ड्रम्स होते हैं वो परमानेंटली क्या हो जाते हैं? डैमेज भी हो सकते हैं। अब देखिए कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन, सबसे पहला आता है ग्रीन मफलर जोन। मफलर से याद आते हैं केजरीवाल, आते हैं? Yes, ma'am. है ना? मफलर से याद आते हैं केजरीवाल जी। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो ग्रीन मफलर जोन, ग्रीन मफलर मतलब देखो जहां भी साउंड ज्यादा रहती है, जैसे रेलवे ट्रैक्स के आसपास हो गया, या अपन रोड साइड पे कहते हैं, नेशनल हाईवे पे आप देख लो, या नॉर्मली भी आप देख लो तो जो डिवाइडर होते हैं वहां पर भी प्लांट्स लगाए जाते हैं। या जो साइड होती है नेशनल हाईवे से तो वहां पर साइड्स में भी क्या रहते हैं? ट्रीज रहते हैं, है ना? तो ये इसलिए रहते हैं क्योंकि जैसे अशोका हो गया, नीम हो गया, तो ज्यादातर ट्रीज जो होते हैं जो साउंड वाइब्रेशन है उनको क्या कर लेते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो जोन होती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर जोन। ग्रीन मफलर जोन ज्यादातर क्या है? लाउड स्पीकर्स के यूज को रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। अब आजकल तो मुझे पता नहीं है आप लोगों का तो कहाँ रहते हैं आप, लेकिन वैसे कोटा में तो आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ इट, मगर हाँ जयपुर वगैरह में अगर आप देखो तो 10 बजे के बाद बिल्कुल लाउड स्पीकर्स बंद रहते हैं। आप डीजे वीजे कोई भी पार्टी हो, मैरिज हो, आप नहीं चला सकते, पुलिस आ जाती है वहां तो सीधे, है ना? तो इट इज नॉट अलाउड एट ऑल कि आप, है ना, 10 बजे के बाद जो है डीजे वगैरह का यूज करें, लाउड स्पीकर्स का यूज करें, तो रेस्ट्रिक्टेड यूज होना चाहिए। और जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत ऐसी मशीन्स हैं जो बहुत हैवी हैं, बहुत ज्यादा साउंड करती हैं, तो यूज ऑफ साउंड अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का यूज करना चाहिए। देन जो लोग का ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, मतलब उनको लेबर है, वो ऐसी जगह पे काम कर रही है, उनका काम ही यही है, ऑक्यूपेशन ही यही है कि जहां पर बहुत ज्यादा एक्सपोजर है साउंड का, तो उनको ईयर प्लग्स जो अपन कान में लगा लेते हैं ना आजकल, तो क्या कहते हैं? ईयरबड्स कहते हैं ना। ईयरबड्स, ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स का यूज करना चाहिए उनको। इसके अलावा जो है स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो वहां पर हमको क्या करना चाहिए? हॉर्न फ्री जोन रखना चाहिए। ठीक है, ताकि ज्यादा वहां के लोगों को परेशानी ना हो। अब इसके बाद इधर आता है, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया है बच्चे, ये वाला तो अपना नॉइस पोल्यूशन का हो गया। दिस इज अबाउट द नॉइस पोल्यूशन। अब अपन जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं कंट्रोल ऑफ व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, केस स्टडी ऑफ दिल्ली। केस स्टडी के क्वेश्चंस आ जाते हैं नाम से। केस स्टडी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप इसको ऐसे समझ के और आराम से करोगे ना, याद भी रह जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो बोलता है दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूशन लेवल में टॉप में है। ठीक है। अभी देखो आप गुड़गांव में देखो, अगर आप गुरुग्राम में, तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन है वहां पर। वो फसल जलती है ना, तो उससे भी कितना ज्यादा वो होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर दिल्ली जो है लीड्स द कंट्री इन द पोल्यूशन लेवल्स, मोर कार्स देन स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। अगर आप गुजरात और वेस्ट बंगाल की कार भी मिला लो ना, तो उससे भी ज्यादा कारें कहाँ पर हैं? दिल्ली में। ठीक है। 1990s में दिल्ली जो थी फोर्थ रैंक थी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड में। दुनिया में जो सबसे पोल्यूटेड सिटीज हैं उसमें से चौथे नंबर पे जो थी दिल्ली थी। तो इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करा गया था सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 2002 के एंड तक जो पूरा पब्लिक फ्लीट है ट्रांसपोर्ट का, मतलब पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, बसेस वगैरह, वो सब किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए? डीजल से सीएनजी में। सीएनजी क्या है बच्चे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल
गैस। और बीच में तो केजरीवाल जी ने वो भी स्टार्ट करा था, अगर तुम्हें याद हो, ऑड इवन वाला, है ना। तो अगर आप नौकरी पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो पूल करके जाइए, एक दिन ऑड वाला ले जाएगा, एक दिन इवन वाला ले जाएगा, है ना। आप गाड़ी में एक साथ मतलब वो करके जाइए ताकि ज्यादा पोल्यूशन ना हो। ठीक है। अब सीएनजी की अगर हम बात, हाँ बोलो। ऑड और इवन मतलब? ऑड इवन उन्होंने ऐसे करा था कि जैसे है ना, एक दिन ऑड इवन का मतलब ये था कि जैसे पूलिंग नहीं करते क्या गाड़ियों की, कि एक दिन एक जना ले जाएगा गाड़ी, जैसे कि आपने 4 जने हैं तो एक दिन एक ले जाएगा, दूसरे दिन दूसरा जना ले जाएगा, इस टाइप से करा था उन्होंने। ठीक है। तो उसमें ये था कि बेसिकली ये है कि पोल्यूशन जैसे एक तो 5 गाड़ियां जाएं और 5 की जगह क्या होती है, एक ही गाड़ी जाए या 2 गाड़ियां जाएं, तो पोल्यूशन का लेवल क्या जाएगा, डाउन जाएगा ना। उसमें करा था इन्होंने। सीएनजी की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है भाई, सीधी सी बात है, सस्ता पड़ता है, किससे, डीजल पेट्रोल से। दूसरा क्या है, अच्छे से बर्न होता है, बर्न अच्छे से होता है मतलब कि हाइड्रोकार्बन SO2 वगैरह का ज्यादा वो मतलब नहीं है चक्कर। देन कैन नॉट बी एडल्टरेटेड, एडल्टरेटेड मतलब मिलावट नहीं की जा सकती इसमें। एंड कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ बाय थीव। साइफन्ड ऑफ का क्या मतलब है, आपने कभी देखा है कि वो जो मोटरसाइकिल है उसमें वो जो साइड में है ना ट्यूब निकली रहती है ना, उससे वो लोग पेट्रोल भी चुरा लेते हैं बॉटल में, होता है ना ऐसे, पहले तो करते थे, अभी पता नहीं, महंगा हो गया पेट्रोल जो, है ना। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई अब ये तो गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ना तो आप इसको एडल्ट्रेटेड कर सकते हो, ना तो आप इसमें मिलावट कर सकते हो, और ना ही आप इसको चोर सकते हो, है ना, इसकी चोरी भी नहीं हो सकती है। फिर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। देखो डिसएडवांटेज एक ही है कि भाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना, तो पहले तो आपको पूरी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, हर जगह तक पाइपलाइन पहुंचनी चाहिए, अनइंटरप्टेड सप्लाई पहुंचनी चाहिए, तो वही इसके साथ एक मेजर चैलेंज है। बाकी सब इसके एडवांटेजेस में ही आता है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। यस। तो ये वाला हो गया अपना, मैंने ये वाला पार्ट आपको पूरा समझा दिया। ये तो पिल और ये सारा है, ये सीएनजी का है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा था यहाँ पर, इस पे क्वेश्चन आ जाते थे, पहले आए हुए हैं मतलब। लाइकेंस जो है वो तो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटर है, ये तो अपन पढ़ भी चुके हैं। भोपाल गैस Yes, ma'am. ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, और इसके दिन मतलब आप 2 दिसंबर को बोला जाता है नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे भी कहा जाता है। ठीक है। और ये किस वजह से हुई थी, बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री विच रिएक्टेड विद वाटर। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, जो कि पानी के साथ रिएक्ट कर गई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है, इट इज यूज्ड टू मेक इंसेक्टिसाइड जिसका नाम है 7। तो काफी लोगों की डेथ हो गई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो हो सकता है PYQ में आपको इसको क्वेश्चन मिल जाए इस पे। अच्छा चलो, अब इन्होंने क्या करा है देखो, पोल्यूशन प्रिवेंट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आ गया, स्क्रबर आ गया, कैटालिटिक कन्वर्टर्स आ गए, CNG वाला केस आ गया, है ना। अब एक और चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, वो थी ऑटो फ्यूल पॉलिसी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी। ऑटो फ्यूल पॉलिसी कहती है, कोई दिल्ली गया है आप में से? No. हेलो, Yes, ma'am. गए हो आप दिल्ली? No, ma'am. नहीं गए? No. दिल्ली में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है बेटा। तो वहां पर पोल्यूशन से लेके, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है ना, तो वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। तो वहां गाड़ियों में क्या होता है कि एक होता है फ्यूल और एक होता है इंजन। तो पहले ये लोग फ्यूल को अपग्रेड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर इंजन को अपग्रेड कर देते हैं। तो वहां पर ये होता है कि जैसे जिस लेवल की गाड़ियां, जैसे सुधार के लिए एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, तो इसमें क्या होता है, गाड़ियों की लॉन्चिंग होती है।
ठीक है, यूरो 3, यूरो 4। यूरो अपन कहते हैं किस सेंस में अपन बोल रहे हैं यूरो? यूरो हम बोलते हैं बेटा यूरोप से आया है यूरो, है ना। और BS2 है, यही इसी का इक्विवेलेंट जो है भारत के अंदर है BS। BS मतलब भारत स्टेज, BS मतलब भारत स्टेज, यूरो मतलब यूरोप से रिलेटेड है। तो अलग अलग तरीके के इंजन्स लॉन्च हुए थे। तो यूरो 2 हुआ था लॉन्च अप्रैल 2005 में, ठीक है। वैसे ही यूरो 3 हुआ था अप्रैल 2010 में। वैसे ही इसके इक्विवेलेंट क्या था भारत में? BS3। फिर यूरो 4 हुआ था अप्रैल 2017 में, इसके इक्विवेलेंट हुआ था BS4। यूरो 5 को स्किप कर दिया गया था क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इन्होंने फिर सीधे यूरो 6 की लॉन्चिंग करी थी 2020 में। यूरो 2020 में होनी थी, लेकिन इन्होंने जो BS6 है ना, वो इफेक्टिव कर दिया था 2018 से ही कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो फ्यूल तो कब आया था? फ्यूल जो हुआ था, पहले फ्यूल की लॉन्चिंग हो गई थी। फ्यूल की लॉन्चिंग कब हुई थी बेटा? 2018 में। और 2020 में जो है फिर इसका इंजन आ गया था, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है? Yes, अब ma'am. यहाँ पर इन्होंने ये जो इंजन्स है, अब जो चल रहा है ना, अब तो हो सकता है और भी आ गया हो, लेकिन हाँ 6 तक का तो मुझे कंफर्म है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है जो यूरो 3 है, इसमें जो सल्फर है, इनका मेन था कि भाई सल्फर हाइड्रोकार्बन लेवल को कंट्रोल में लाना है, क्योंकि पोल्यूशन में यही नुकसानदायक है, यही मेन पोल्यूटेंट्स हैं। तो इसके लेवल को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा था, देखो इन्होंने बोला है कि जो यूरो 3 के नॉर्म्स थे वो कहते थे कि जो सल्फर है ना, इसको डीजल में तो 350 ppm तक कम करना है, इतने लेवल तक लाना है, और पेट्रोल में 150 ppm तक के लेवल पे लाना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आप इसको एक बार देखना। हैज लेड आउट अ रोड मैप टू कट डाउन द वेहिकुलर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज। मोर स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, norms for fuels means steadily reducing the sulfur and aromatic content in petrol and diesel. Euro 3 norms, for example, stipulate that sulfur is controlled at 350 parts per million in diesel and 150 ppm in petrol. तो यूरो 3 के अकॉर्डिंग ये था कि भाई हमारा टारगेट ये है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है इट हैज टू बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल। कोई भी फ्यूल हो, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, लेकिन वो उसके 42% तक ही होना चाहिए, 42% तक। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप, अब गोल क्या है इस रोड मैप का? इस रोड मैप का ये गोल है कि भाई हमें तो सल्फर को कहाँ तक लाना है? पेट्रोल में तो 50 ppm तक, और डीजल में, सॉरी डीजल और पेट्रोल दोनों में इसको 50 ppm तक, और 50 ppm के बाद टारगेट है 35% तक का। क्लियर है? तो दोनों के केस में ही, यानी पेट्रोल और डीजल दोनों में इसको हम लाएंगे। भाई अभी हमने कितना कर दिया था यूरो 3 में? 350 और 150 कर दिया था। धीरे धीरे हमें इसको कहाँ तक लाना है? 50 तक लाएंगे, और 50 से फिर 35% तक। तो हो गया ना डाउन, धीरे धीरे होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग फ्यूल बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब फ्यूल ऐसा होगा तो फिर इंजन भी उसी के अकॉर्डिंग अपग्रेड हो जाएगा, है ना। तो वो यहाँ लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल द व्हीकल इंजन्स विल ऑल्सो नीड टू बी अपग्रेडेड। ठीक है बेटा, तो इसने यही लिखा हुआ है मेनली। तो सबसे पहले जो इनको इंट्रोड्यूस करा जाता था ना, वो करा जाता था मेट्रो सिटीज में, क्योंकि वहां ट्रैफिक ज्यादा रहता है। तो यहाँ वो बोल रहा है, मास एमिशन स्टैंडर्ड्स भारत स्टेज 2 विच इज इक्विवेलेंट टू द यूरो 2 नॉर्म्स आर नो मोर एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द सिटीज ऑफ इंडिया। फिर ये मास एमिशन स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं इसने पूरे, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, तो इन पे अलग अलग से ये अप्लाई होता था। आपने को इतना ज्यादा नहीं जाना है, जो मैंने आपको बेसिक बताया है कि भाई यहाँ पर कितना लेवल डाउन जाना है। एक तो आपको ऑटो फ्यूल पॉलिसी का ध्यान रखना है, स्ट्रिंजेंट मैप्स है, रोड मैप है टू कट डाउन द व्हीकलर पोल्यूशन इन इंडिया। दूसरा आपको यूरो 3 वाला ये वाला पॉइंट याद रखना है, सल्फर को कितने लेवल तक लाना है? 350 इन डीजल और 150 इन पेट्रोल। फिर एक ये हाइड्रोकार्बन वाला पॉइंट आपको याद रखना है, 42% ऑफ द कंसर्न लेवल। और एक कि भाई अब अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि डीजल पेट्रोल के अंदर 50 ppm से होते होते 35% तक हम इसको ले आए सल्फर को। ठीक है बेटा? मैम ये टेबल भी याद करना है।
नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी है, आपको याद नहीं करना, आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ यूरो 3 वाला याद रखना है, ठीक है? स्क्रीन जरूरत फ्रीज नहीं। हाँ, स्क्रीन मैम फ्रीज स्क्रीन फ्रीज स्क्रीन फ्रीज हो गई है। दोबारा ज्वाइन के तो स्क्रीन ही नहीं आ रहा है। एक बार देखो तो, अब आ रहा है? मेरे तो ठीक आ रहा है बेटा, आप एक बार चेक करो। हाँ आ गया, एक बार अच्छा, स्क्रॉल कीजिए मैम, पता चल जाएगा। देखो, हाँ ठीक है। ठीक है। तो हाँ यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क करे ना, स्टार लगाए, ये ध्यान रखना है आपको। ये तो इसका जनरल हो गया, ये वाला तो जनरल पॉइंट हो गया, 42% एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और अल्टीमेट गोल है वो 35% तक लाना है बस। और ये आपका एक यूरो 3 का ध्यान रख लेना, है ना? और एक ये वाला पॉइंट, हाँ, टेबल 16.1 याद करना है। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं आया इस पे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। 2017 मैंने यहाँ लिख ही दिया ना बेटा, यूरो 4 कब हुआ था? 2017 में। अब वो कब थ्रू आउट द कंट्री साइट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और ये वाला। यस मैम। तो आप बस ये ध्यान रख लो, भारत स्टेज 4 कब हुआ था? 2017 में। और यूरो 3 कब हुआ था अपना? 2010 में, ठीक है? इसके बाद ये पॉइंट याद रख लेना, कितना लेवल डाउन चला गया था। सब्सटेंशियल फॉल इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2 लेवल हैज बीन फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 टू 2005। और इन एफर्ट्स की वजह से क्या था, दिल्ली के अंदर जो है काफी हद तक CO2 और SO2 का लेवल जो है वो डाउन गया था। क्लियर है? तो ये अपना एयर पोल्यूशन वाला पार्ट कंट्रोल मतलब हो चुका है। इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताना है, क्योंकि इन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे, है ना? तो मैंने ऐड कर दिया है, ये NCERT में तो नहीं है। अ, सबसे पहला तो है एसिड रेन। एसिड रेन की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये हम जानते हैं कि एसिड रेन कैसे बनती है। जो NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड्स होती हैं, डिफरेंट सोर्सेस से जो है वो स्मोक में एंटर करती हैं, है ना, इन फॉर्म ऑफ स्मोक। उसके बाद क्या होता है, जो ये डिसॉल्व हो जाती है, जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है उसके अंदर, और क्या बना देती हैं? एसिड्स बना देती हैं, दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि रेन वाटर के रूप में, किस रूप में आता है? इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। अब इसका जो डिपोजिशन होता है वो ड्राई भी हो सकता है और वेट भी हो सकता है, ठीक है? ड्राई डिपोजिशन यानी डस्ट पार्टिकल्स पर भी ये अटैच हो जाएंगे, या फिर ये बारिश के रूप में ही आएंगे। इसमें जो H2SO4 और HNO3 का रेशो होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 7:3 का होता है। दिस इज जस्ट अप्रोक्सीमेट। तो 7:3 का करीबन रेशो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, मात्रा इसके अंदर ज्यादा होगा। इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन ताजमहल आता है, ताजमहल का स्टोन लेप्रेसी। क्या होता है, क्योंकि इस रेन के अंदर एसिड है, और जब एसिड है तो जैसे ही ये क्या होगा, कोई भी सरफेस पे पड़ता है, मॉन्यूमेंट्स पे, बिल्डिंग्स पे, पत्थर पड़ेगा तो उसको क्या कर देता है बेटा? डिग्रेड कर देता है ना? तो जैसे लेप्रेसी नहीं होती, स्किन डिजीज होती है, हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग, ठीक है? तो उसमें डिफॉर्म मतलब अलग से स्किन हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब डिजीज ही एक तरह का डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर क्या होगा, बिल्डिंग्स के अंदर, मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी क्या होता है, जब चेंजेस आने लगते हैं, वो बिल्कुल उसमें पत्थर जो होता है वो खिरने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रेसी, ठीक है? तो adversely affects the monuments, buildings, causing stone leprosy. Acidity, क्योंकि एसिड है तो सीधी सी बात है, क्या बढ़ाएगा? एसिडिटी ऑफ द सॉइल को बढ़ा देता है। प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो ये किसके बारे में है? मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि क्वेश्चन आए तो आप ऐसा नहीं हो कि आपको मार्क नहीं कर पाओ। ये है एसिड रेन के बारे में। इसके बाद आता है ये स्मॉग। स्मॉग पे भी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। स्मॉग क्या है? स्मोक प्लस फॉग। स्मोक वाला स्मोक तो मैंने बताया था आपको, पार्टिकुलेट मैटर के अंदर आएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्मोक प्लस फॉग। फॉग मतलब होता है कोहरा, है ना? और इसको हिंदी में कहते हैं धूम कोहरा, ठीक है? स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग। अब यहाँ पर दो तरीके की स्मॉग है। एक है फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसे हम लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले लॉस एंजलिस में देखा गया था ऐसा स्मॉग,
ठीक है। और इसकी वजह से जो एयर होती है वो रेडिश ब्राउन हो जाती है, या ब्राउन एयर कहते हैं इसको। ठीक है। और इसका जो सोर्स है उसको वो क्या है, वेहिकुलर जो एग्जॉस्ट है, उसकी वजह से ये देखा गया था लॉस एंजलिस में सबसे पहले। हमने बोला है फोटो केमिकल स्मॉग। तो इसका मतलब क्या है, फोटो मतलब यहाँ पर क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में, तो यानी यूवी रेस आएंगी काम में, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। केमिकल कौन से आ गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स। ये किसके साथ मिलेंगे, स्मॉग के साथ मिलकर, और क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे पैन, ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब पैन याद है, मैंने तुम्हें बताया था सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और मैंने कहा था अपन इसको आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। देखो इनके केमिकल रिएक्शन से क्या बन रहा है, ये पोल्यूटेंट्स बन रहे हैं। ठीक है। तो दैट इज पैन एंड ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। क्लियर। अब इधर देखो, राइट साइड वाला है लंदन स्मॉग। ये सबसे पहले लंदन में देखा गया था। इसे क्या कहते हैं, क्लासिकल स्मॉग भी कहते हैं। 1952 में करीबन 4000 लोगों की डेथ हो गई थी लंदन में इसकी वजह से। इसका सोर्स जो होता है वो है कोल बर्निंग। अब यहाँ पर स्मॉग के साथ क्या बाइंड करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर टेम्परेचर हाई था, यहाँ पर टेम्परेचर लो है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट था, यहाँ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। ठीक है। तो लो टेम्परेचर रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स बनेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड तो वैसे ही बहुत तेज होता है बेटा। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसे क्या कहते हैं, लंदन स्मॉग। क्लियर है। तो दो टाइप का स्मॉग है, क्लासिकल स्मॉग जो सबसे पहले लंदन में देखा गया था, सल्फ्यूरिक वेपर्स बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। और लॉस एंजलिस स्मॉग जो है उसे हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, जिसमें पैन और ओजोन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ना। यस मैम। अब स्मॉग Yes. क्या कॉज करता है, देखो स्मोक तो वैसे भी आई इरिटेशन, लंग्स को हार्म करेगा। ओजोन किसको अफेक्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। पैन की अगर हम बात करें तो पैन किसको इनहिबिट करता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर को प्लांट्स में। और क्लोरोफिल फॉर्मेशन इन वाटर, सॉरी, क्लोरोफिल फॉर्मेशन को भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये इसके इफेक्ट्स। तो ये अपना जो है एयर पोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। नो मैम। इसके बाद हम आते हैं वाटर पोल्यूशन। देखो वाटर पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो वो बोलता है कि हमने ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग देम ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट। हमें ये बिलीव करना है कि वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग, नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट द वाटर बॉडीज आर अवर लाइफलाइन एज वेल एज दैट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। वो कह रहा है कि हम सारी चीजें पानी में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं बिना ये जाने, कॉग्निजेंस मतलब अवेयर होना, है ना। नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस मतलब एक वो लेते हैं ना अपन अपने ऊपर, वो विजिलेंस अपन कह सकते हैं, कॉग्निजेंस अलर्ट होना, अवेयर होना फैक्ट से। तो उसको हम कहते हैं कि हमें ये पता है, हालांकि ये हमारी लाइफ लाइन है और दूसरे जीवों की भी लाइफ लाइन है। ठीक है। फिर भी हम क्या करते हैं, वाटर बॉडीज को क्या करते हैं, पल्यूट करते हैं। अब उसने बोला है कि जो रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लेanलीनेस ऑफ वाटर बॉडीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 टू सेफगार्ड अवर वाटर रिसोर्सेज। तो ये इसका लॉ दिया गया था, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास करा था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। एयर पोल्यूशन एक्ट कब हुआ था, 1981 में। अमेंडमेंट हुआ था 1987 में, जिसमें उसमें नॉइस पोल्यूशन भी ऐड कर दिया गया था। ठीक है। और ये पहले है, ये आ गया था 1974 में ही आ गया था। अब इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो डोमेस्टिक सुएज है, डोमेस्टिक सुएज मतलब जो हमारे घर से निकलता है। ठीक है। डोमेस्टिक सुएज कौन सा हो गया, जो हमारे घर से निकलता है उसको हम क्या कह देंगे, डोमेस्टिक सुएज। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है,
इसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, डोमेस्टिक सुएज के अकॉर्डिंग वो ये बोलता है कि भाई इधर यहां से पढ़ना आप, A mere 0.1% of the impurities makes domestic sewage unfit for human use। वो कह रहा है केवल अगर impurities 0.1% है, देखो यहाँ पर वाटर 99% जो 99.9% तो सही है, केवल impurities कितनी है 0.1%, और यही impurities क्या बना देती हैं इसे अनफिट फॉर द ह्यूमन यूज। ठीक है, अब इसमें से भी वो क्या कहता है कि कौन से टाइप की आएंगी, सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड आएंगे। सस्पेंडेड में क्या जाएगा, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया। कोलॉइडल मटेरियल आते हैं, है ना, जो ना तो डिसॉल्व होते हैं, अलग से दिखेंगे आपको कोलॉइडल सब्सटेंसेस, जैसे फीकल मैटर हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्लॉथ फाइबर्स हो गए, है ना। डिसॉल्व मटेरियल ये हो गया जैसे कि नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, दिस थिंग। अब वो कह रहा है कि सस्पेंडेड तो नीचे बैठ जाते हैं, कोलॉइडल भी अलग हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है ना बेटा, वो डिसॉल्व मटेरियल की आती है, क्योंकि इनको अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो वहां पर एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो तो ये याद रखनी है कि केवल 0.1 इम्प्योरिटीज ही क्या बना देंगी डोमेस्टिक सुएज को अनफिट फॉर द ह्यूमन यूज। ये भी आपको याद रखने हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ये चार्ट भी ध्यान रख लेना। इसके बाद वो बोलता है जो सॉलिड्स हैं दे आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव, बट क्या डिफिकल्ट है रिमूव करना भाई, डिजॉल्व सॉल्ट्स, है ना, उनको दिक्कत आती है। तो dissolved salts such as nitrates, phosphates and other nutrients and toxic metals and ions and organic compounds। फिर वो बोलता है कि अब इस डोमेस्टिक सुएज के अंदर, तुम्हें याद है मैंने पहले भी बताया था, तो यहाँ तो पहले तो आ गया डोमेस्टिक सुएज वाला पॉइंट, अब अपन आते हैं बीओडी पे। तुम्हें याद है मैंने जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ बीओडी बताया था, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और मैंने आपको ये बोला था कि ये वो ऑक्सीजन डिमांड है जो बैक्टीरिया को चाहिए ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए। 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डीकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करेगा वो क्या कहलाता है, बीओडी। बताया था। तो बीओडी क्या है, इट इज द मेजर ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, इंडेक्स है ये वाटर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए। यानी हम ये कह सकते हैं, ये शायद मैंने लिखा भी होगा यहाँ पर, जितना ज्यादा पोल्यूशन उतना ज्यादा बीओडी, जितना ज्यादा पोल्यूशन उतना ज्यादा बीओडी, और उतना ही कम क्या हो जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में से ही तो ऑक्सीजन ले रहा है क्योंकि वाटर बॉडीज में ही अपन लेंगे, तो जितना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर बॉडी होगी उतना ज्यादा ही उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है उसमें, तो बैक्टीरिया को उतनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो बीओडी वैल्यू ज्यादा हो गई। और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा बैक्टीरिया, पानी से। तो वहां पर जो घुली हुई ऑक्सीजन है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तभी तो वाटर पोल्यूटेड बॉडीज के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन ही नहीं है रेस्पिरेशन के लिए अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद जो है, क्लियर है ना बेटा यहाँ तक। यस मैम। यस तो यहाँ पर ये बीओडी वाला कंसेप्ट आएगा अपना। ठीक है, अब एक चीज यहाँ देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें वो क्या बोलता है कि ये देखो, ये है सुएज डिस्चार्ज का सोर्स, तो यहां से क्या करा गया, सुएज को डिस्चार्ज करा गया। अब यहां से डिस्चार्ज करा गया, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि पानी इस तरफ बह रहा है, और यहाँ पर बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहां से जब सुएज डिस्चार्ज करा गया तो ये देखो ऊपर देखना बेटा, यहां पर क्या हो रहा है कि तेजी से, ये रेड वाला क्या है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ब्लू वाला क्या है, बीओडी। वो कहता है कि देखो आप, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में जैसे ही ये वेस्ट पोल्यूटेंट एंटर करा गया किसके अंदर, वाटर बॉडी में, तेजी से ये देखो आप, ये डिक्लाइन आ गया डीओ में, डीओ का लेवल कहाँ चला गया, मिनिमम, और बीओडी तेजी से बढ़ गया, ये चला गया मैक्सिमम। क्लियर है। तो जब ये पोल्यूटेंट एंटर करा तो क्योंकि बीओडी वैल्यू तेजी से बढ़ गई, है ना, और डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होगी, तेजी से कम हो गई। लेकिन जैसे जैसे पानी आगे बहता जाएगा तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा चीजें जैसे जैसे समय निकलता जाता है, शुरू में तो कोई चीज अपने को बहुत अकड़ती है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें क्या होती है, वक्त क्या है सबसे बड़ा हीलर है
है ना। तो सेम इज द Yes, ma'am. केस हेयर। यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे फ्लो आगे होगा, पानी आगे बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, पॉइंट सोर्स से आप क्या जा रहे हो, दूर जा रहे हो। जब पॉइंट सोर्स से आप दूर जा रहे हो, जो पोल्यूटेंट का पॉइंट सोर्स है, तो क्या होगा, बीओडी वापस से क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो बीओडी डाउन चली गई, और डिजोल्व ऑक्सीजन वापस से क्या करने लगती है, बढ़ने लगती है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन ऊपर चली गई। क्लियर है। अब आप देखो, जहां पर अगर हम बोल रहे हैं बीओडी का लेवल मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ऊपर, फिश किल एंड डिसअपेरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि बीओडी क्या है, ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन मिनिमम चली गई है, तो भाई इनके लिए तो ऑक्सीजन ही नहीं बची, तो इनकी क्या हो जाएगी, डेथ। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब डिजोल्व ऑक्सीजन वापस से तेज बढ़ गई है, तो इधर देखो, यहाँ पर क्या बता रखा है उसने उसने बोला, रीअपेरेंस ऑफ द क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है बच्चे। यस मैम। है ना। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें वो लेबलिंग पे भी पूछ लेता है, क्या समझाना चाह रहा है उस पे भी पूछ लेता है। इधर मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा है डेफनिया एंड ट्राउट्स। डेफनिया क्रूस्टेशियंस होते हैं और ट्राउट्स फिशेस होती हैं, है ना। तो इसमें क्या है, वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं ये पोल्यूटेड वाटर बॉडी में मिलते हैं। जहाँ पोल्यूशन होगा ना, वहीं पे मिलेंगे, तो ये पता चल जाता है ये वाटर बॉडी पोल्यूटेड है या नहीं है। इसके बाद ये वाला तो अपन ने कर लिया है, एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सूएज डिस्चार्ज। दिस कॉजेज द मोर्टेलिटी ऑफ द फिश एंड अदर क्रीचर्स। क्लियर है बेटा। Yes, ma'am. है ना। अब ये आगे का अपन अब अपनी एक और क्लास है ना आज, यस Yes, मैम। ma'am. उसमें कर लेंगे Last. कंटिन्यू। ठीक है। थैंक यू। Ma'am, thank you, ma'am. थैंक यू। बाय मैम। बाय बेटा। थैंक यू मैम।